बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे एवं उनके ज्ञान के बहुत चर्चे थे। बौद्ध भिक्षु के पास बहुत दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। उन बौद्ध भिक्षु के पास कोई भी कितनी भी कठिन समस्या लेकर क्यों न आए, बौद्ध भिक्षु उसकी समस्या का समाधान जरूर करते थे और वह अपनी समस्या के समाधान से संतुष्ट होकर जाता था। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता तो वह उस व्यक्ति की समस्या बड़े ही ध्यान से सुनते और उसी में लीन हो जाते जैसे वह उनकी खुद की समस्या हो। समस्या में लीन होते और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद समस्या का सही समाधान निकालते। ऐसे में कई लोग उनके बारे में यह सोचते कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है, तो कोई कहता दिव्य दृष्टि है जिससे वह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें समाधान बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या आपके पास कोई अद्भुत शक्ति है या कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी किसी भी समस्या का समाधान देख पाते हैं या फिर पूछकर बताते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने उस व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिस राज्य में बौद्ध भिक्षु रहते थे उस राज्य में एक अजीब सी घटना घटी। जिस राज्य में वह भिक्षु रहते थे उसी राज्य में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने घर में अकेले रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उनके पास एक खेत था जिसमें वह फसल उगा करके अपने भोजन की व्यवस्था एवं अपना गुजारा कर लेती थी। एक बार उसी राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर जा रहे थे। वे लोग अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से चारों मित्र बन गए थे। वे लोग पिछले 1 साल से एक नगर में काम करके पैसे इकट्ठा करके अब अपने घर को जा रहे थे। यह बात पुराने समय की है जब मोटर कार नहीं हुआ करती थी। लोग पैदल ही यात्रा करते थे, इसलिए वे चारों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा कर अपने गांव को जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन अलग अलग पोटली में अपने पास रख रखा था। उस पोटली में उनकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्र में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना धन एक ही पोटली में रखें जिससे हम सभी ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा। और जब हम अपने गांव के नजदीक पहुंचकर अलग होंगे तो हम वहां पर अपना अपना धन लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस मित्र की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और सभी मित्र अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। तभी कुछ दूर चलते हैं तो उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां वही अकेली बूढ़ी औरत रह रही थी। रात का समय भी हो चुका था और इन चारों मित्रों को ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी। इस पर उन चारों मित्रों ने मिलकर सलाह किया कि आज की रात इसी घर में बिताएंगे। उन चारों मित्रों ने बढ़कर उस घर का दरवाजा खटखटाया। तब उस बूढ़ी औरत ने घर का दरवाजा खोला। तब उन चारों मित्रों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात हो गई है और हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें एक रात यहाँ ठहरने की अनुमति दें। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, तुम सभी आज की रात यहाँ पर रुक सकते हो। बूढ़ी औरत ने सबके लिए खाना बनाया और उन्हें भरपेट खाना खिलाया। इसके बाद उन मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हमने अब तक का सारा धन इसमें रखा है और अब हम इसे आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि यह हम चारों से अधिक आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक पोटली लेने आए तो पोटली मत देना जब तक चारों एक साथ लेने ना आए। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, जब तुम चारों एक साथ मेरे पास इस पोटली को लेने आओगे तभी मैं इस पोटली को दूंगी। धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को देकर चारों मित्र बेफिक्र हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है। वे सो जाते हैं। अगली सुबह जब वे चारों उठते हैं तो सभी लोग आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू करते हैं।
उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी खूब खातिरदारी की है। हमें भोजन कराया, सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया, रात को सर ढकने के लिए छत दी है, और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश दोस्त ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी भी तरह से उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों दोस्त उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर रहे थे। काफी देर काम करने के बाद वह बदमाश दोस्त अपने बाकी तीनों दोस्तों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है। मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे। उन्हें भी जोरों की प्यास लगी हुई थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। साथ में अपने लिए भी पानी लाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह बदमाश दोस्त उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। कृपया करके हमारे धन की पोटली वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं आओगे तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही लोगों ने कहा था कि जब तक हम चारों साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश दोस्त उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, तो बाकी के तीनों दोस्तों से भी पूछ लेते हैं। बदमाश मित्र का इशारा जब उन तीनों मित्रों ने देखा तो उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों ने कहा, ठीक है, ले आओ। यह देख उस बूढ़ी औरत को लगने लगा कि अब वह चारों यहाँ से जा रहे हैं और अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी औरत ने वह पोटली लाकर उस बदमाश दोस्त के हाथ में लाकर रख दी। उस बदमाश दोस्त ने पोटली को अपने हाथ में रखा और पीछे के रास्ते से वहां से चला गया। बाकी के तीनों मित्र काम में व्यस्त रह गए। कुछ देर बाद जब वह तीनों दोस्त खेतों में काम करके वापस बूढ़ी औरत के पास लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र अभी पानी लेने के लिए आया था, कहाँ गया? इस पर बुढ़िया कहती है, वह पानी लेने आया था, पर वह तो कह रहा था, हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारी धन की पोटली हमें दे दो। तीनों बड़े हैरान होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, भला हमने कब कहा कि हम पोटली मांगे हैं? हमें तो प्यास लगी थी, हमने तो पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, लेकिन अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तब वह तीनों मित्र माथा पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था, वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो सरासर आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए दिया था और आपने उसे एक ऐसे हाथ में दे दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम राजा के पास जाएंगे, राजा से आपकी शिकायत करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। तीनों मित्र क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या राजा को बता देते हैं। राजा उन तीनों दोस्तों की बातें ध्यान पूर्वक सुनता है और तुरंत ही बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राज्य के सैनिक उस बुढ़िया को तुरंत पकड़कर राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी सभा में उस बुढ़िया को दोषी करार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ पोटली लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें गलती तुम्हारी है और अब तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो और मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ
बेसहारा हूँ, कृपया करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की कोई बात नहीं सुनता और वह औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊंगी? कैसे मैं उन लोगों का धन लौटाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे करूं? कहां से लाऊं इतना धन? अगर मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार डालेगा। इसमें मेरी भी गलती है। जब उन चारों ने मिलकर कहा था, जब तक हम चारों साथ ना हो तब तक पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर भी मैंने वह पोटली एक व्यक्ति को थमा दी। गलती तो इसमें मेरी ही है। यह सारी बातें सोचते सोचते वह अपने घर को जा रही थी। तभी उस बुढ़िया को वहीं बौद्ध भिक्षु मिले, जो बड़ी ही आसानी से किसी भी समस्या का समाधान कर देते थे। तब बौद्ध भिक्षु उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों परेशान हो और क्यों रो रही हो? इस पर वह बुढ़िया उन बौद्ध भिक्षु को सारी बातें बता देती है। उसके बाद कहती है, हे महाराज, इसमें तो गलती मेरी ही है। उन्होंने तो कहा ही था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक पोटली किसी एक को मत देना। लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने पूरा धन एक ही व्यक्ति को दे दिया और वह उनका सारा धन लेकर चला गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना धन कहां से ले आऊं और कैसे जुटाऊं। और अब तो राजा ने भी आदेश दे दिया है कि मुझे धन लौटाना पड़ेगा। अब मैं इसी संकट में हूं कि मैं इतना सारा धन कहां से ले आऊं। वह भिक्षु उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, तुम रो मत, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचते हैं और मौन रहकर समस्या का समाधान निकालते हैं। बहुत सोचने के बाद वे आंखें खोलते हैं और कहते हैं, बेटी, राजा का फैसला गलत है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर बुढ़िया एकदम से चुप हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? वह तो सबके साथ न्याय करते हैं, तो मेरे साथ गलत कैसे कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु और बुढ़िया की बात आसपास खड़े लोग सुन रहे थे। वे लोग भी अचरज में थे कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। उनकी बातें सुन रहे वहां खड़े लोग बोले, राजा कैसे गलत हो सकते हैं? इस बुढ़िया ने ही गलती की है। चारों का धन एक ही को दे दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस बुढ़िया से कहते हैं, राज दरबार जाओ और कह दो आपका फैसला गलत है। पहले तो बुढ़िया इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि भरे राज दरबार में यह कह सके कि आपका फैसला गलत है। भिक्षु के फिर कहने पर राज दरबार लौटी और डरते डरते बोली, हे राजन, आपका फैसला गलत है। इतना कहकर वह राजा को सच सच बता देती है। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस बुढ़िया से कहा, कौन है वह बौद्ध भिक्षु जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें लगता है मैंने सही निर्णय नहीं लिया है? मैं प्रतिदिन कई निर्णय लेता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। आगे राजा ने कहा, फिर ठीक है, उस बौद्ध भिक्षु को बुलाओ और उन्हें न्याय करने देते हैं। अगर उस भिक्षु ने सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस भिक्षु को लेकर आओ। यह बात सारे नगर में फैल गई। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर वह भिक्षु कौन है जिसने राजा को कहा है कि उनका फैसला गलत है और अब वे खुद इसका न्याय करने आ रहे हैं। वे सैनिक कुछ देर बाद उस भिक्षु को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे। उन भिक्षु को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जो फैसला सुनाया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों की उपस्थिति में ही धन की पोटली देगी, लेकिन इसने सिर्फ एक ही व्यक्ति को धन की पोटली थमा दी। इसने अपना वादा तोड़ा है। इसे एक व्यक्ति को धन की पोटली नहीं देना चाहिए था। वह धन लेकर भाग गया तो इसमें इसकी गलती हुई ना। अब इसे बाकियों का धन लौटाना पड़ेगा, तो मेरा फैसला गलत कैसे हुआ? इसके बाद बौद्ध भिक्षु बड़ी विनम्रता से कहते हैं, राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तब भिक्षु बड़ी विनम्रता से कहता है, राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली इन चारों मित्रों की उपस्थिति में ही दी जाएगी, और अभी
यहाँ केवल 3 ही मौजूद हैं। चौथा कहाँ है? इनसे कहिए ये तीनों मित्र अपने चौथे मित्र को लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। वादा भी वैसा ही किया गया था, जब तक चारों एक साथ न हो तब तक धन वापस नहीं करना है। अगर यह बूढ़ी औरत धन लौटा देती है तो अपना वादा तोड़ देंगी। यह भी तो सही नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि इनका धन वापस लौटाया जाए तो ये पहले अपने मित्र को लेकर आए, तो इनका धन वापस दिया जाएगा। उस राज दरबार में बैठे सभी लोग इस फैसले को सुनकर बहुत खुश हुए और भिक्षु की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सभी ने उस भिक्षु की तारीफ भी की। राजा तुरंत उस भिक्षु के सामने नतमस्तक हो जाता है और कहता है, महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैंने इस बात को लेकर इतना क्यों नहीं सोचा? तभी वह भिक्षु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी कई काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने आप गलती कर गए। इसे आपने ऊपरी तौर पर देखा। आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया। यदि आपने इस मामले को गहराई से देखा होता, समझा होता, तो आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले जल्दबाजी में लेना चाहते हैं। भले ही वह मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो, हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही वह फैसला हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो। लेकिन हम उस मामले की गहराई तक जाने की सोचते भी नहीं। तभी राजा उस बौद्ध राजा से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है? क्या आपके पास कोई चमत्कारी शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और वह आपको उसका समाधान बताती है, जिसके कारण आप सही फैसला ले पाते हैं? इस बात पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, यह सवाल अब तक मुझसे कई लोगों ने पूछा है, लेकिन मैंने आज तक इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। लेकिन आप हमारे राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मेरे पास कोई दिव्य या चमत्कारी शक्ति नहीं है। मैं हर बात को गहराई तक सोचता हूँ और विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तब मेरे सामने कई समाधान आते हैं। फिर मैं उन समाधानों पर कई बार विचार करता हूँ, तब मैं दूसरों को समाधान देता हूँ, क्योंकि किसी एक इंसान का लिया हुआ गलत फैसला किसी इंसान का जीवन बर्बाद कर सकता है। यदि लिया गया फैसला सही हुआ तो जीवन अच्छा हो सकता है, और एक गलत फैसला जीवन को नरक बना सकता है। इसलिए फैसले चाहे बड़े हों या छोटे, हमें मौन रहकर समझदारी से लेना चाहिए। अगर आप मौन रहकर किसी फैसले पर विचार करते हैं तो एक सही समाधान निकलकर सामने आता है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है। हम सभी के जीवन में कई बार मुश्किल से मुश्किल घड़ी आती है, तो हमें कभी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उस समय हमें यह नहीं पता होता है कि यह फैसला हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या निर्णय ले जो उचित होगा। लेकिन एक सही फैसला या सही निर्णय हमारी जिंदगी सुखमय बना सकती है, और एक गलत फैसला हमारे जीवन को नरक बना सकती है। ऐसे में सही फैसले लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है।